बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ व्याकरण की, और उसमें जो आपका पहला टॉपिक है पदबंध, जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है, उसकी पुनरावृत्ति करा रही हूँ। तो बच्चों, पदबंध पढ़ाने के पहले मैं आपको पद और शब्द समझाना चाहती हूँ, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ पद और शब्द पर। फिर उसके बाद मैं आऊँगी पदबंध पर। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द, जैसा कि आप लोग छोटे कक्षाओं में शब्द की परिभाषा पढ़ चुके होंगे कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल मैंने इसलिए कहा, यानी कि उस मेल के बाद उस शब्द का कोई अर्थ निकल के आए। अगर हम कहीं पर आपको इस तरीके से लिख दें तो आप कहेंगे कि ये शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर हम इसी को लिखेंगे कमल, तो तुरंत आप कहेंगे हाँ, ये कमल का फूल है। तो आपके दिमाग में तुरंत ये कमल का फूल आ जाएगा। तो यानी कि यहां पर मैंने शब्दों का सार्थक मेल किया है। सार्थक मेल होने से एक फूल समझ में आया है, अन्यथा आपको ये समझ में नहीं आ रहा था। तो शब्द का मतलब होता है स्वतंत्र। शब्द का मतलब होता है स्वतंत्र। ये बिल्कुल स्वतंत्र होता है, इसका किसी से कोई मेल नहीं होता है। आप इसका प्रयोग अगर कहीं पर भी लिखा रहेगा पुस्तक, पुस्तक, फिर लिखा है मेज, पेड़, किताब, विद्यालय, इन शब्दों का आपस में कोई मेल नहीं, ये स्वतंत्र हैं। ये सारे स्वतंत्र हैं। अगर ये स्वतंत्र हैं तो ये सारे क्या हैं? शब्द हैं। इनको हम शब्द कहेंगे। अब आई बात पद क्या है। शब्द का मतलब होता है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो, वर्णों का सार्थक मेल और अस्तित्व बिल्कुल स्वतंत्र हो, उसे हम कहते हैं शब्द। अब मैं इसको मिटाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी पद। अब पद क्या है? मैंने आपको 3-4 शब्द दे दिए और आपको कहा कि इन शब्दों को पदों में प्रयोग करें, इन शब्दों को पदों में प्रयोग करें। और मैंने आपको दे दिया कमल, तालाब, आज, खिलना। इतना शब्द मैंने लिख दिया, अलग अलग पड़े हुए हैं, इनका कोई आपस में तालमेल नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से हैं, कहीं भी इनको उठाकर प्रयोग किया जा सकता है। तो ये स्वतंत्र हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे कि ये शब्द हैं। लेकिन जब हम इनको लिख देंगे कमल, तालाब में खिलता है, तब ये क्या हो जाएगा? ये शब्द अब स्वतंत्र नहीं है। अब ये स्वतंत्र नहीं है, वाक्य में प्रयुक्त हो गया है। अगर ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया है तो ये आपका शब्द नहीं रह गया, बल्कि क्या बन गया? पद बन गया है। शब्द ये है, ये स्वतंत्र है तो ये शब्द है, लेकिन ये आपका वाक्य में प्रयुक्त हो गया है, इसे हम पद कहेंगे। यानी पद किसे कहते हैं? जो शब्द व्याकरणिक नियमों से पद वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, उन्हें हम पद कहते हैं। इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो मैं इसको रब कर रही हूँ, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, पदबंध तक की बातों को समझाने के लिए मैंने इसे लिखा था। क्योंकि पदबंध समझने के पहले आपको ये जानना चाहिए
कि शब्द और पद क्या है। अगर शब्द और पद पता होगा तभी आपको पदबंध समझ में आएगा। अब मैं इस शब्द को अलग अलग आपको बता दूं। पद मैंने बता दिया, पद का मतलब हो गया वह शब्द जो व्याकरण के नियम से वाक्य में प्रयुक्त हो, जैसे राम आम खाता है। अब इन शब्दों को अगर हम अलग अलग लिख दें तो इनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक वाक्य बन गया तो राम आम खाता है, ये पद हो गए। अब इस पद को हम कहेंगे संज्ञा पद, इसको भी कहेंगे संज्ञा पद, इसको कहेंगे क्रियापद, ये भी क्रिया सहायक क्रिया है। तो जब ये अलग था तो शब्द था, जब वाक्य में आया तो ये पद बन गया, तो इसको हम यहाँ पर पद का नाम देते हैं। अब आपका है पद बंध। अब बंध का मतलब होता है समूह। बंध शब्द का मतलब होता है समूह, यानी पदों का समूह। पदों का समूह जो होगा उसे हम कहते हैं पदबंध। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैंने इसे सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ लिखा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी कि आपको परिभाषा लिखनी है, लेकिन समझाने के लिए मैंने इसको आपको बताया। तो मैं इसे रब कर रही हूँ क्योंकि इसका कोई स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, इसको कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पदबंध समझाने के लिए मैंने इतनी बातें अभी तक आपको समझाई। अब प्रश्न उठता है कि पदबंध क्या है। पदबंध पदों के समूह को कहते हैं, पदों के समूह को कहते हैं। यानी पदबंध की जो अगर परिभाषा के तौर पे देखा जाए तो पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा है कितने तरह के पद होते हैं। अगर आपको पूछे पद कितने तरह के होते हैं तो पद के प्रकार पहले बता दें आपको। पद के प्रकार, पद के प्रकार में संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद और क्रिया विशेषण पद। अब ये मैंने आपको पद के प्रकार बताए कि वाक्य में इतने प्रकार के पदों का प्रयोग होता है, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं पदबंध। तो यानी पद का समूह, पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। यानी इसी चीज के कोई भी जो समूह बनेगा, इसमें से जो समूह बनाएगा वो विशेषण पदबंध समूह बनाता है। किसके लिए काम करता है? विशेषण पदबंध कभी संज्ञा के लिए काम करेगा, कभी सर्वनाम के लिए काम करेगा, और कभी इस विशेषण पदबंध संज्ञा और सर्वनाम के लिए कार्य करता है। और क्रिया में भी जब ये जुड़े, जब ये क्रिया में जुड़ेगा तो ये बन जाएगा क्रिया विशेषण। जब क्रिया में विशेषण जुड़ जाएगा तो क्रिया विशेषण पदबंध बन जाएगा। तो यानी जो समूह बनेंगे इन्हीं पांचों में से किसी एक के बनेंगे। तो मैंने आपको ये समझा दिया। और यही जो आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रियापद लिखा है, यही पदबंध के भेद भी हैं। क्रियापद, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। यानी पद यही है, इनका जब समूह बनता है तो ये पदबंध के नाम से पहचाने जाते हैं।
तो मैं इसको भी रब कर रही हूँ क्योंकि ये भी मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पदों का समूह जिस पद के लिए कार्य करने लगेगा, पदों का कोई भी पदों का समूह जिस पद के लिए कार्य करेगा उसी के नाम से वो पहचाना जाएगा, उसी के नाम से हम उसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर मैंने इतनी बात आपको बता दी। अब मैं एक छोटी सी परिभाषा भी लिख देती हूँ कि आपको समझने के लिए कि वाक्य, ध्यान से आप चाहे तो नोट कर लें, वाक्य में कोई एक व्याकरणिक कार्य करने वाले पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। ये आपकी परिभाषा कहिए या आप समझने के लिए कहिए, जो भी है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। अब पदबंध मैंने किसे कहते हैं मैंने वो समझा दिया। अब पदबंध के प्रकार, पदबंध के प्रकार, पदबंध के प्रकार कितने हैं? कुल 5 पदबंध कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और 5वां क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये मैंने पदबंध के प्रकार लिख दिए, जिसको कि आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिए। फिर मैं एक एक पदबंध को आपको समझाऊंगी कि किसे कहते हैं। तो इतना आपने उतार लिया होगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। अब आपको पदबंध समझाने के पूर्व मैं एक चीज बता दूं कि पदबंध में मुख्य रूप से 2 प्रकार के पदों का समूह जुड़ा रहता है। एक को कहते हैं शीर्ष पद और दूसरे को कहते हैं आश्रित पद। अब जैसे वाक्य है, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर जो दशरथ पुत्र राम है, इसमें जो राम है वो शीर्ष पद है और दशरथ पुत्र जो है
वो आपका आश्रित पद है। तो हम इस बात को समझाने के लिए आपको बोर्ड पर पहले लिखते हैं, तब तक आपने इसको उतार लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे, आवश्यकता समझेंगे तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। फिर अब मैं इसको रब करूंगी, आप उतार चुके होंगे तो मैं इसको रब करती हूँ। अब ये समझिए कि प्रत्येक पदबंध में एक शीर्ष पद होता है, एक आश्रित पद होता है। प्रत्येक पद बंध में एक शीर्ष पद होता है, दूसरा आश्रित पद होता है। शीर्ष पद यानी कि आश्रित पद हमेशा शीर्ष पद के लिए कार्य करेगा। आश्रित पद हमेशा शीर्ष पद के लिए कार्य करता है। जैसे हम यहां वाक्य लिख रहे हैं, जैसे दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। अगर इसमें आपको कह दिया जाए कि संज्ञा पदबंध रेखांकित करें, तो आपका जो संज्ञा पद है वो कौन सा है? राम जी। और इसके लिए काम कौन कर रहा है? विशेषण का जो समूह बन रहा है, यानी ये एक पहचान बना रहा है, विशेषता बता के राम के लिए कि दशरथ पुत्र राम। तो राम हमारा क्या हो गया? शीर्ष पद हो गया, शीर्ष पद। और ये पद क्या हो गया? आश्रित पद। अब मैं आपको दोबारा इसको समझाती हूं। जिस पद के लिए पद समूह कार्य करेगा वो तो होगा शीर्ष पद। ये पद समूह, दशरथ पुत्र का जो पद समूह है, ये कार्य कर रहा है राम के लिए, और राम है संज्ञा। तो शीर्ष पद ये हुआ, इसके लिए कार्य करा, तो ये हमारा शीर्ष पद हो गया। और ये पद दशरथ पुत्र जो पद है, ये हमारा आश्रित पद हो गया। इसी तरह हर एक वाक्य में, पदबंध में एक मुख्य होगा और एक आश्रित होगा। यानी मुख्य जो होगा उसे हम कहेंगे शीर्ष पद, और जो विशेषण पदबंध का समूह बनेगा उसे हम कहेंगे आश्रित पद। तो आपको इतनी बातें अच्छी से पता होनी चाहिए, तभी आप पदबंध को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शीर्ष और आश्रित पद किसे कहते हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ मैं आगे बढ़ूंगी, संज्ञा पदबंध पर आऊंगी। पहला है संज्ञा पदबंध। अब यहां पर संज्ञा पदबंध की बात की जा रही, यानी हमेशा संज्ञा पदबंध में शीर्ष पद हमेशा संज्ञा होगा। इस बात को ध्यान में लेके चलिए। तो शीर्ष पद हमेशा इसमें संज्ञा होगा, लेकिन इसकी परिभाषा अगर जाननी है तो आपको बता दें कि जो पद समूह किसी संज्ञा पद के लिए कार्य करने लगेगा उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। मेरी बात को आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए।
कि किसी वाक्य में संज्ञा पदों के लिए कार्य करने वाले पद समूह को संज्ञा पदबंध कहते हैं। वाक्य में, फिर से रिपीट कर रहे हैं, वाक्य में संज्ञा पदों के लिए कार्य करने वाले पद समूह को संज्ञा पद समूह पदबंध कहते हैं। मैं लिख ही देती हूं। वाक्य में संज्ञा पद के लिए कार्य करने वाले पद समूह को संज्ञा पदबंध कहते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि संज्ञा पदों के लिए काम करने वाले जो पद समूह होंगे उसे हम कहेंगे संज्ञा पदबंध। अब मैं वाक्य लिखती हूँ बोर्ड पर, आप उसको अपनी कॉपी पर लिखिए। मुझे लगता है कि मुझे ऊपर वाला रब कर देना चाहिए। वाक्य लिखिए। जैसे लोग बेईमान भी होते हैं। अब संज्ञा पदबंध रेखांकित करिए। ये लोग जो है, हालांकि यहाँ पर एक ही पद दिख रहा है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए जोड़ा गया है। तो यहाँ बेईमान के लिए कार्य कर रहा, तो ये संज्ञा पद हो गया। दूसरा है वाक्य, दूसरा वाक्य है, मैं ऊपर लिखती हूँ अन्यथा आपको दिक्कत होगी। दूसरा वाक्य है, तुम्हारी पुस्तक लकड़ी की कुर्सी पर रखी है। अब यहाँ संज्ञा पदबंध अगर आपको रेखांकित करने को दिया गया तो तुम्हारी पुस्तक कहाँ रखी है? लकड़ी की कुर्सी पर। तो यहाँ पर जो है लकड़ी की कुर्सी जो है यहां तक आपका संज्ञा पदबंध होगा। तीसरा वाक्य लिखिए, बराबर के कमरे में रहने वाला राम, बराबर के कमरे में रहने वाला राम छत से गिर गया। अब संज्ञा पदबंध रेखांकित अगर करना है तो यहाँ बराबर के कमरे में रहने वाला, ये राम के लिए विशेषता बन रही है। ये राम के लिए कहा जा रहा है कि वो राम कौन है? जो बराबर के कमरे में रहने वाला है। तो ये हो गया राम के लिए काम कर रहा, राम है संज्ञा, तो यानी ये आपका क्या हो गया? संज्ञा
पदबंध। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात से समझ में आ गया होगा। मैं इसी तरह से ऊपर ही मिटाकर आपको सर्वनाम पदबंध समझा देती हूँ। इतना मैं सोच रही हूँ कि रब कर दूं। आप उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रब करूंगी। ठीक है, आपने ले लिया होगा, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं तो आपको तो जल्दी से काम कर लेते होंगे। अब दूसरा है सर्वनाम पदबंध। अब सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं? सर्वनाम पदबंध कहते हैं वाक्य में सर्वनाम पद के लिए कार्य करने वाले पद समूह को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। वाक्य में सर्वनाम पद के लिए कार्य करने वाले पद समूह को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। ये मैंने साधारण से आपको परिभाषा बता दी कि सब पहले आप ये जान लीजिए कि पदबंध किसे कहते हैं। तो जब कोई पद समूह संज्ञा के लिए कार्य करेगा तो उसे संज्ञा पदबंध कहेंगे। जब कोई वही पद समूह सर्वनाम के लिए कार्य करने लगेगा तो उसे हम कहते हैं सर्वनाम पदबंध। जैसे मैं यहाँ एक उदाहरण लिखती हूँ, आप भी चाहें तो अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण लिखिए, जैसे हमेशा मुस्कुराने वाले तुम आज नाराज क्यों हो? अब ये हमेशा मुस्कुराने वाले तुम, ये आपका विशेषण पद समूह है, लेकिन काम ये कर रहा है तुम के लिए। तो जब ये तुम के लिए कर रहा है और तुम है सर्वनाम, तुमको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम है, ये समूह बना रहा है, ये समूह पूरा तुम के लिए कार्य कर रहा है। तो ये पूरा जो बने ये पूरा जो समूह बन रहा है इसको हम कहेंगे सर्वनाम पदबंध। अब ये सर्वनाम पदबंध हो गया, क्योंकि ये पूरा काम कर रहा है किसके लिए? तुम के लिए, और तुम सर्वनाम है। अगर इसी में विशेषण देखिए, संज्ञा और सर्वनाम पदबंध में जो पद समूह आगे कार्य करता है वो विशेषण पद समूह ही होता है। अगर आप लकीर को ले जाकर तुम तक खींचेंगे तो ये सर्वनाम पदबंध हुआ। अगर आप लकीर खींचते समय इसको इतना कम कर देंगे वाले तक तो ये पदबंध बदल जाएगा। ये पदबंध अगर आपने लकीर को कम कर दिया तो ये विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषण का समूह है।
ये विशेषण का समूह है। लेकिन जब यही लाइन तुमको भी शामिल कर लेगी और तुम सर्वनाम है, तो यहां पर विशेषण पदबंध ना हो करके क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। तो इतना ध्यान रख लीजिए कि जो पद समूह, कोई भी पद समूह, मान लीजिए यही पद समूह अगर संज्ञा के लिए कार्य करेगा तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अब यहां पर सर्वनाम के लिए काम कर रहा है तो ये सर्वनाम पदबंध हो गया। जब ये संज्ञा सर्वनाम दोनों के लिए कार्य नहीं करेगा तो ये क्या रह जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तब ये विशेषण बन जाएगा। अगर हम आपको कहें कि विशेषण पद रेखांकित करें तो आपको एक तुमको छोड़ देना पड़ेगा रेखांकित करते समय, तब आप तुमको नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि सर्वनाम पदबंध रेखांकित करें, तब आप इसको, इस लकीर को खींच के तुम तक ले जाएंगे। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदबंध बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं एक ही चीज से। जैसे ये पद समूह बना है, ये पद समूह जब संज्ञा के लिए काम करता होता, अगर हम इसको कहते हैं हमेशा मुस्कुराने वाले, तुम की जगह कहते हैं हमेशा मुस्कुराने वाले मुस्कुराने वाला राम आज नाराज क्यों है, वाक्य थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम यहाँ राम लिख देते तो ये संज्ञा पदबंध बन जाएगा। ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। जब यहां पर राम की जगह हमने तुम लिख दिया तब ये संज्ञा पदबंध नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। मान लीजिए हमने यहां पर यही लिखा है, आपको विशेषण पदबंध रेखांकित करने को कहा, तब आपकी रेखा सिर्फ यहीं तक आनी चाहिए, इधर का नहीं आएगा, और ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। तो मैंने एक ही वाक्य से आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पद को कैसे अलग से समझना चाहिए वो मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसके बाद विशेषण पदबंध समझाते समय मैं आपको पुनः संज्ञा और सर्वनाम पदबंध समझाऊंगी, साथ में समझाऊंगी, तो आपका फिर इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी और विशेषण पदबंध भी आप समझेंगे। तो इस वीडियो को आज मैं यही अंत करती हूँ और इसके शेष भाग को लेकर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।